बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे और आज हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर अपना सेकंड टॉपिक डिस्कस करते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो जब हम आपको याद होगा कि चैप्टर नंबर 1 का जो हमारा टाइटल था वो टाइटल था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड मैट्रिसेस। तो अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को डिटेल से एक्सप्लेन किया और उसके सोल्यूशन की बात की थी। अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उस वीडियो को देख लें एंड देन फिर आप इस वीडियो पर मूव करें। अपनी अर्ली क्लासेस के अंदर हम मैट्रिक्स को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मैट्रिक्स को किस तरह डिफ़ाइन किया जाता है तो नॉर्मली बाज़ लोग को कन्फ्यूजन होती है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ आपके लिए। अ मैट्रिक्स इज़ अ कलेक्शन A matrix is a collection of numbers into a fixed number of rows and columns. This one is column, this one is rows. तो आप सिंपली मैट्रिक्स को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। अ मैट्रिक्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर, और एरे भी हम इसको कह सकते हैं। अ मैट्रिक्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स इनटू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। एंड नंबर्स मैंने अरेंज लिखा, नंबर आप यूँ कर दें, नंबर arranged into a fixed number of rows and columns। तो इस तरीके से आप मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं कि बेसिकली कलेक्शन है नंबर्स का जिसको आप किसी फिक्स नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स में अरेंज कर रहे होते हैं, राइट। तो मैट्रिक्स से सबने मैट्रिसेस को देखा होगा। कुछ मैट्रिसेस की स्पेशल टाइप्स हैं, कुछ टाइप्स हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं जो आगे चलकर यूटिलाइज होंगी। सारी तो नहीं, बट कुछ जो टाइप्स हैं उनको हम यूज़ कर रहे होंगे। तो ज़रा हम मैट्रिसेस को पढ़ लेते हैं, फिर हम इस कनेक्शन को देखेंगे कि जो हमने लीनियर सिस्टम पढ़ा था और मैट्रिसेस जो हम पढ़ रहे हैं इनका आपस का क्या लिंक है और हम क्यों इसको स्टडी कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं और उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं रॉ मैट्रिक्स। तो मैं इसकी कोई फुल डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, बस एक शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन आपके लिए बता रहा हूँ। याद रखें कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ वन रो हो, एज ओनली वन रो, ठीक है। मैं बहुत ही इनफॉर्मल सी एक डेफिनेशन यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो कोई एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रॉ एग्जिस्ट करती हो, तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम कहते हैं रॉ मैट्रिक्स। सपोज 1, 2 and 3, ये रॉ मैट्रिक्स कहलाती है, राइट। इसी तरीके से अगर मैंने आपको रॉ मैट्रिक्स बता दी तो जो सेकंड मैट्रिक्स आपके पास होगी वो कौन सी होगी? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, तो ऑफ कोर्स कॉलम मैट्रिक्स कौन सी होगी? कॉलम मैट्रिक्स एज ओनली वन कॉलम। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर वन कॉलम हो, फॉर एग्जांपल ऐसी मैट्रिक्स 1, 2 and 3, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर वन कॉलम हो उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। आसान है, राइट। एंड देन जब रॉ एंड कॉलम्स की अगर हम बात करें तो फौरन हमारे जहन में जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आएगी वो आएगी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं? ऑफ कोर्स स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रॉज इक्वल होने चाहिए किसके? नंबर ऑफ कॉलम्स के, राइट। तो नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 and 4। आप नोट करें तो यहाँ पर 2 रॉज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब है इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब अगर हमने स्क्वायर मैट्रिक्स डिस्कस कर ली तो फौरन आपके जहन में एक मैट्रिक्स आएगी जिसे हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ऑफ कोर्स क्योंकि वो रेक्टेंगुलर है तो इसमें नंबर ऑफ रॉज जो हैं, नंबर ऑफ रॉज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स
इक्वल ना हो, जिसमें सपोज 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है जी। तो अगर आप नोट करें तो यहाँ पर 2 रॉज हैं और यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं, 1 2 3। तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। चलें अपनी फिफ्थ मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। अब अगर हमने रॉ और कॉलम मैट्रिक्स को डिस्कस कर लिया है, यानी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को डिस्कस कर लिया है, तो जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है उसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स को आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। नॉन डायगोनल आर 0, ठीक है। ये मैं बहुत इनफॉर्मल सी डेफिनेशन लिख रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए। सपोज कीजिए कि एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0 2 0 0 0 एंड 3। तो अगर आप नोट कीजिए, पहली बात ये कि 3x3 की मैट्रिक्स है, और अगर आप नोट करें तो ये इसका लीडिंग डायगोनल है, तो इसमें डायगोनल्स के अलावा बाकी तमाम के तमाम नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हैं। तो इस तरह की मैट्रिक्स को आप कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहाँ पर फ़ौरन ही आपके जहन में ये क्वेश्चन रेज होगा कि अगर ये डायगोनल एलिमेंट जो 1 2 3 लिखे हैं, अगर ये डायगोनल एलिमेंट सेम हो तो क्या होगा। तो अगर डायगोनल एलिमेंट सेम हो तो हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स यानी अगर मैं इसको क्लासिफाई करना चाहूँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो स्केलर मैट्रिक्स है टेक्निकली वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है, बट यहाँ पर मैट्रिसेस समझाना अहम पर्पज़ नहीं है, क्योंकि इस मैट्रिसेस को हमने यूटिलाइज करना है। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होंगे, तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि इसमें आपके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट वो सेम होंगे। नॉन डायगोनल्स आर सेम, ठीक है। अब ऑफ कोर्स के वो 0 भी हो सकते हैं और वो कोई और नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 0 0 0 2 0 एंड 0 0 2। तो अगर आप नोट करें तो चूंकि डायगोनल एलिमेंट सेम है तो इसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये 0 0 भी हो सकता है, यानी आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें एक मैट्रिक्स एक दूसरे की सब टाइप ज़रूर हो सकती हैं। अच्छा, इसी तरीके से सपोज कीजिए कि डायगोनल एलिमेंट जो हैं यानी मैट्रिक्स स्केलर हो और उसके जो डायगोनल नंबर्स हैं वो 1 हो, तब क्या होगा। इस तरह की मैट्रिक्स को हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स को आप कैसे डिफाइन करते हैं। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब है कि डायगोनल 1 होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट 1, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट 1 होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट 1 है। तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, इस तरह की मैट्रिक्स को हम कहते हैं, ये टेक्निकली होती स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन अगर आप स्केलर कहेंगे तो ऑफ कोर्स के बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं डायगोनल में जो सेम हो, बट अगर आप उसको यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं तो इट मीन्स ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि एक ऐसी स्केलर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 है। इसी तरीके से अब आप ये भी कह सकते हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो अगर 0 हो तो फिर क्या होगा। ऑफ कोर्स ऐसा भी हो सकता है कि डायगोनल एलिमेंट सेम की शर्त है तो 0 भी हो सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स का खास नाम है, हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स का मतलब ये है ऑल एलिमेंट 0, ऑल एलिमेंट्स आर 0। तो नल मैट्रिक्स में डायगोनल नॉन डायगोनल सारे, क्योंकि तमाम के तमाम जो होती हैं वो डायगोनल मैट्रिक्स हैं, तो ये चीज़ तो कंफर्म हो जाती है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट तो ऑफ कोर्स 0 होंगे, बट अगर डायगोनल एलिमेंट 1 भी ना हो, सेम हो, यानी एक ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 0 हो तो उसे हम कहते हैं नल मैट्रिक्स, राइट। अच्छा जी, कुछ और मैं आपको लिखवा रहा हूँ। बाद होगा जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिसेस मिलती हैं जिसे हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी होती हैं जिसमें जो ए आई जे वाले कंपोनेंट होते हैं वो ए जे आई के बराबर हो, या इसको हम इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर मैं एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लूँ और वो वापस ए मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, यानी ओरिजिनल प्रॉब्लम है उसका ट्रांसपोज लिया जाए और वापस वो मैट्रिक्स बन जाए। ट्रांसपोज का मतलब होता है आप
या तो मैट्रिक्स की रॉ को कॉलम में चेंज कर रहे होते हैं या कॉलम को रो में चेंज कर रहे होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सपोज़ कीजिए कि एक मैट्रिक्स है आपके पास और वो मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9, राइट। और आपसे कहा जाता है कि आप इस मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज लें। इसको स्मॉल टी या कैपिटल टी दोनों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि या तो आप ये जो रॉज हैं इनको कॉलम्स बना दें, या दूसरा ऑप्शन ये है कि या जो ये कॉलम्स हैं इनको रॉज बना दें। तो मैं फॉर एग्जांपल, एक ही बात होती है, फॉर एग्जांपल ये जो रॉज हैं इनको मैं कॉलम में चेंज कर देता हूँ। तो कॉलम में चेंज करूँगा तो ये 1 2 3, ये 4 5 6 और यहाँ पर 7 8 9 बन जाएगा आपके पास। तो ये इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज, राइट। तो सपोज़ कीजिए कि कोई एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें जब आप उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वापस वो रिजल्ट बन जाती है, वापस ये मैट्रिक्स बन जाती है। तो हम ये कह सकते हैं, सपोज़ अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता और वापस से ये रिजल्ट बन जाता तो उसका मतलब होता है कि ए और ए ट्रांसपोज एक दूसरे के बराबर हैं। तो उसकी एक डेफिनेशन ये भी होती है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ए और ए ट्रांसपोज बराबर हो तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑफ कोर्स कि अगर ये बात नहीं समझ आई तो आपको एक और एग्जांपल से समझा दें, तो एग्जांपल से समझने से आपको समझ आ जाएगी। सपोज़ कीजिए कि एक मैट्रिक्स है आपके पास ए और वो मैट्रिक्स है आपके पास ए एच जी एच बी एफ एंड जी एफ सी, राइट। तो अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, सपोज ए ट्रांसपोज लेते हैं, तो इसका ए ट्रांसपोज क्या होगा, आप ये जो रॉज हैं इनको कॉलम्स बना रहे हैं। तो जब आप इन रॉज को कॉलम बना रहे हैं तो ये बनेगा ए एच एंड जी, सेकेंड एच बी एंड एफ और थर्ड होगा जी एफ एंड सी। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वापस आपको वही मैट्रिक्स वापस मिल गई? तो अगर आप ये नोट करें कि राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं तो आप इस लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें ए और ए ट्रांसपोज बराबर हैं, यानी जो गिवन मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है। अच्छा, अगर आप ये ट्रांसपोज ना भी निकालना चाहें तो एक और तरीका है जिससे आप इस चीज़ को जज कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए आपने थोड़ी बहुत फिज़िक्स पढ़ी है, सपोज़ कीजिए कि ये आपकी एक आपकी पास सपोज़ कीजिए कि एक लाइन है और आप इस लाइन के अबाउट जो है कोई रोटेशन परफॉर्म करते हैं, कुछ रोटेट करते हैं। तो अगर आप नोट करें, जब इस डायगोनल के अबाउट रोटेट किया जाता है नंबर्स को, तो नोट करें कि ये वाला नंबर इधर चला जाएगा, ये वाला नंबर यहाँ चला जाएगा, एफ एफ। तो आप नोट कर रहे हैं कि इस डायगोनल के क्रॉसपॉन्डिंग ये जो एलिमेंट्स हैं चूँकि सेम है, तो इससे भी पता लगता है कि आपकी मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है। और इसको यूँ भी कह सकते हैं कि सपोज ए आई जे का मतलब है, यानी फर्स्ट एलिमेंट आई और जे ये रिप्रेजेंट करता है, आई रॉ को रिप्रेजेंट करता है और जे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी तमाम एलिमेंट आई जे वाली फॉर्म में हो, या अगर हम जे आई कर लें, जे आई का मतलब होता है कि आप रॉ को कॉलम बना लें या कॉलम को रॉ बना लें। इसको हम ट्रांसपोज करना भी कहते हैं। तो जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो होता ये है कि जो रॉ है वो कॉलम बन जाती है और कॉलम जो है वो रॉ बन जाती है। तो ए आई जे इज़ इक्वल टू ए जे आई। और अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएं, यानी रॉ को कॉलम बनाने में और कॉलम को रॉ बनाने में इक्वेशन पर कोई भी इफेक्ट ना हो, तो हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स आपके पास कौन सी है, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक की बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए और ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बराबर हो तो ऐसी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है। चलिए जी, जो 10वीं टाइप है मैट्रिक्स की उसे हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक को हम डिफाइन करते हैं, सपोज कीजिए कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ ए जे आई। और इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ ए। यानी आप इक्वेशन का ट्रांसपोज लेते हैं और वो माइनस टाइम ऑफ ए की इक्वल हो तो उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक। इसकी भी एक एग्जांपल देखते हैं ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए। सपोज़ कीजिए कि एक ए मैट्रिक्स है आपके पास और वो मैट्रिक्स है सपोज 0 एच जी माइनस एच 0 एफ एंड सपोज माइनस जी माइनस एफ एंड 0। और आपसे कहा जाता है कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें। तो जब आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं यहाँ पर, तो ट्रांसपोज क्या बनकर आता है आपके पास, ये बन जाता है 0 एच जी
ये बन जाता है -H 0 इन F। जो थर्ड रो है इसको कॉलम बनाएंगे तो ये -G -F एंड 0, कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि ये बताएं कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो आप कहेंगे ये इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर ये तीनों एलिमेंट किसी तरीक़े से पॉजिटिव हो जाएं और ये तीनों एलिमेंट किसी तरीक़े से नेगेटिव हो जाएं तो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हो सकती हैं। तो उसके लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, उसके लिए सिंपली ये कर सकते हैं कि आप या तो इस इक्वेशन में माइनस बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें या इसमें से माइनस को कॉमन निकाल लें। सपोज़ अगर मैं इधर माइनस को मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर माइनस को मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पर ये जितने माइनस वाले एलिमेंट थे ये तमाम पॉजिटिव हो जाएंगे और ये तीनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो अगर आप नोट कीजिए तो ये रिज़ल्ट और ये रिज़ल्ट अब इक्वल हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अब जो आपके पास A ट्रांसपोज है वो बेसिकली किसके इक्वल आ गई, -A के। तो याद रखना है कि अगर A ट्रांसपोज -A के इक्वल हो तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कहीं कहीं पर यूज़ होती हैं। और अभी ये मैंने जितनी एग्जांपल्स आपको दी हैं ये तमाम की तमाम जो होती हैं बेसिकली डायगोनल होती हैं। तो ये तमाम की तमाम डायगोनल मैट्रिसेस ही है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि आपको स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट टाइप है उसे हम कहते हैं ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसको इक्लोन फॉर्म एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको आगे चलकर डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। सिर्फ इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होती है उसे आप इक्लोन भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड इक्लोन फॉर्म, राइट। तो जो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होती है उसे हम कहते हैं इक्लोन फॉर्म। तो सपोज़ कीजिए कि एग्जाम्पल से मैं आपको उसको क्लियर करता हूँ। सपोज़ कीजिए कि एक मैट्रिक्स है आपके पास, एक मैट्रिक्स आपके पास 1 3 2 0 4 1 एंड 0 0 6, ये एक मैट्रिक्स है। तो अगर आप इस मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करें तो आपको पता लगता है कि ये जो आपका डायगोनल है, इस डायगोनल को हम कहते हैं लीडिंग डायगोनल। वैसे एक और डायगोनल पॉसिबल है, ये भी एक डायगोनल है, इसे हम कहते हैं नॉन लीडिंग डायगोनल। तो अगर आप नोट करें तो डायगोनल के नीचे तमाम नंबर 0 हैं, राइट। तो अगर डायगोनल के नीचे तमाम नंबर 0 हों, डायगोनल के नीचे तमाम नंबर 0 हों तो ऐसी मैट्रिक्स को हम अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो आप इसको कह सकते हैं कि अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट हैं वो तमाम के तमाम 0 होते हैं। तो इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं अपर, इसको हम कहते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के अंदर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं, लोअर डायगोनल एलिमेंट होते हैं, वो तमाम के तमाम 0 होते हैं। लोअर डायगोनल मस्ट बी 0। तो जो लोअर डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको ज़रूर 0 होना चाहिए। तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की पहचान होती है कि लोअर डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। तो एक और मैं एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूँ, वो एग्जाम्पल है 1 0 0 एंड 2 3 0 एंड 4 5 एंड 6। तो सपोज एक एग्जाम्पल मैंने आपके साथ और लिखी, तो अगर आप नोट करें तो यहाँ पर ये जो आपका लीडिंग डायगोनल है, इस लीडिंग डायगोनल के जो नीचे वाले एलिमेंट हैं वो सारे नॉन ज़ीरो हैं। तो इस ट्राइंगल को हम कहते हैं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है इसके अपर डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। अपर डायगोनल मस्ट बी 0, ठीक है जी। तो किसी तरीके से आप ध्यान बना लें। 0 की बड़ी इंपॉर्टेंस है, आगे चलकर आपको बताऊंगा कि हम यहाँ पर डेफिनेशन में 0 को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं। तो याद रखना है कि अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के अंदर लोअर डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के अंदर अपर डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। अपर में लोअर, लोअर में अपर, राइट। तो इस तरह की जो मैट्रिसेस होती हैं हम कहते हैं ट्राइंगुलर। तो हम इसे ट्राइंगुलर कहते क्यों हैं, तो अगर आप नोट करें तो ऐसे कर कर एक ट्राइंगल कुछ इस तरह का ज्योमेट्री फॉर्म हो सकती है। तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम कहते हैं ट्राइंगुलर मैट्रिक्स।
तो उम्मीद है कि आपको ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जैसे ही हमारी लीनियर अलजेब्रा ग्रो करेगी तो हमने इससे बहुत काम करना है। तो मैं इसको ज़्यादा वेटेज देता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत थोड़े टाइम के लिए आपने इकोलॉन फॉर्म को जहन में बिठाना है कि जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है इसको हम टेक्निकली इकोलॉन फॉर्म भी कहते हैं। अब ये क्या होती है आगे चलकर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। इसी तरीके से जो टाइप नंबर 12 है, ये कुछ स्पेशल टाइप हैं, ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती हैं लेकिन फिर भी आपको पढ़ा देते हैं। इसे हम कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बाज़ औक़ात इस्तेमाल हो भी जाती हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि अगर एक ए मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज ले लिया जाए ए मैट्रिक्स के साथ और उन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें, यानी ए मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका जो रिजल्ट है आइडेंटिटी अगर आ जाए तो हम कहते हैं कि वो मैट्रिसेस ऑर्थोगोनल हैं। इट मीन्स ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल। मैं अब इसकी एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, बट आपको सिर्फ समझ जाएं कि अगर आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, ये स्पेशल टाइप मैट्रिसेस हैं, तो अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है, आप उसका ए के साथ ट्रांसपोज लेते हैं और उनको जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं उसका रिजल्ट आइडेंटिटी बन जाता है, तो इसका मतलब है कि ए मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगी, राइट। तो ये बहुत सारी स्पेशल टाइप की मैट्रिसेस होती हैं और जब हम प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात कहीं ना कहीं अपीयर हो जाती हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से एक और स्पेशल प्रॉपर्टी है, इसे हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट, POTENT, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, राइट। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है कि अगर आप एक मैट्रिक्स को स्क्वायर लें और वापस वो मैट्रिक्स आ जाए, यानी ए को ए से मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट ए मैट्रिक्स बन जाए, तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट। आपके लिए एक एग्जांपल मैं रेस कर रहा हूँ यहाँ पर, वो एग्जांपल आप खुद ट्राई कीजिएगा। सपोज़ कीजिए कि एक मैट्रिक्स है आपके पास ए और उसके एलिमेंट हैं, सपोज़ कीजिए कि 2, -2, -4, -1, 3, 4, 1, -2 एंड -3। और आप जब इसका ए स्क्वायर लेंगे, ये आपने ख़ुद चेक करना है, तो ए को ए से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप नोट कीजिएगा कि वापस 2, -2, -4, -1, 3, 4, 1, -2, -3 वाली मैट्रिक्स बनकर आ जाती है। तो अगर ये प्रॉपर्टी चूँकि सेटिस्फाई होती है तो इट मीन्स कि जो ए मैट्रिक्स है उसको हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, राइट। सिर्फ ये कि जो एंड में जो मैं कुछ मैट्रिक्स आपको बता रहा हूँ उनको आप अपने सिर्फ जहन में रखें और इन फ्यूचर कहीं इस्तेमाल होता है तो ये आपके लिए बिल्कुल न्यू ना हो। इसी तरीके से मैट्रिसेस की जो एक और पॉसिबल टाइप है उसे कहते हैं निलपोटेंट। इनफैक्ट प्रॉपर्टी है निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स का मतलब है कि अगर आप सेम मैट्रिक्स को सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, यानी A.A आप कैलकुलेट करें, यानी A.A आप निकालें, दो सेम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर एक नल मैट्रिक्स बन जाए, तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम कहते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। आपको मैं इसको भी एक एग्जांपल से बता देता हूँ। तो बहुत लीस्ट यूज़ होती हैं, लेकिन ये कि अगर आपको पता है तो आपकी मैथ यकीनन अच्छी हो जाएगी। सपोज़ कीजिए कि एक ए मैट्रिक्स है, वो है AB, B स्क्वायर, -A² एंड -AB। तो अब थोड़ा सा काम आपके लिए, वो काम ये करना है आपने कि आपने ए को ए से मल्टीप्लाई करना है और A स्क्वायर फाइंड आउट करना है, और आपने ये चीज़ चेक करनी है कि क्या वाकई इसका आंसर 0 0 0 0 बन जाता है, राइट। तो ये आपने खुद वेरीफाई करना है। तो चूँकि इसका आंसर 0 के इक्वल आता है, इट मीन्स कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। इट मीन्स कि जो ए मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। और एक आपके पास जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है, वो नेक्स्ट मैट्रिक्स है आपके पास, इसे हम कहते हैं इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि ये कोई चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो मुझे लगा कि आपको मैट्रिसेस को डिटेल से बता देना चाहिए। इनवॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी है वो ये आपको बताती है कि सपोज़ कीजिए कि आप ए मैट्रिक्स का स्क्वायर लेते हैं, यानी ए स्क्वायर निकालते हैं, यानी A.A फाइंड आउट करते हैं और वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो जाए, तो इट मीन्स कि ए मैट्रिक्स जो होती है वो इन्वॉल्यूटरी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। जैसे मैं अगर आपको एक ए मैट्रिक्स देता हूँ
जो आपके पास 1001 है और आपसे कहता हूँ कि आप ए स्क्वायर कंप्यूट करें, यानी ए को ए से मल्टीप्लाई करें, तो जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप नोट करेंगे कि ये 1001 बन गई, यानी ये आपके पास आइडेंटिटी आ गई। तो इस तरह की जो स्पेशल मैट्रिक्स होती है उसे हम कहते हैं इनवॉल्यूंटरी। इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने का एक फ़ायदा तो ये होता है कि आप जो है वो अगर ये चीज़ें कहीं अपेयर हो जाएं तो आप आसानी से अपने प्रॉब्लम्स को कुछ स्टेप्स को रिड्यूस कर सकेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं मैट्रिक्स आपको बता रहा हूँ मैं, वो है आपके पास लास्ट, इसे हम कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो ये जो टाइप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे चलकर बहुत, तो ट्रायंगुलर आपने याद रखना है और ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप है, इसे आपने याद रखना है। कुछ मसले की बात नहीं है, आसान सी चीज़ है। सपोज़ कीजिए, इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ कीजिए कि एक एग्जांपल है, आपके पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इज़ इक्वल टू 9, 2x1 प्लस 4x2 minus 3x3 is equal to 1 and 3x1 plus 6x2 minus 5x3 is equal to 0। ये आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आपने मैट्रिसेस में चेंज करना है तो उसकी 3 पॉसिबल मैट्रिसेस बनती हैं। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट। ये कैसे बनाई जाती है कि यहाँ पर x1, x2, x3 वेरिएबल्स हैं, इनके साथ जो कोफिशिएंट लिखे हुए हैं उनको साइन के साथ साइन कर लें। मिसाल के तौर पर 1, 1, 2 एंड देन 2, 4, -3 एंड देन 3, 6 एंड -5, राइट। तो इस तरीके से आप ये मैट्रिक्स बना सकते हैं, इसे कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स। सिमिलरली एक मैट्रिक्स आप और इस सिस्टम को लिख सकते हैं और वो बना सकते हैं आप एक कॉलम मैट्रिक्स। वो बनेगी वेरिएबल्स की x1, x2 एंड x3। तो x1, x2 और x3 जो है वो बेसिकली कॉलम्स में लिखे जाएंगे। क्यों लिखे जाएंगे कॉलम में, हम आगे चलकर इसको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे भी, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर बताना है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो आपने याद रखना है कि अगर आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन हो तो आप एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं, एक वेरिएबल की मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें वेरिएबल्स को कॉलम्स में अरेंज करना होता है, और इसके अलावा एक कांस्टेंट की मैट्रिक्स होती है और वो कांस्टेंट की मैट्रिक्स 9, 1, 0 वो भी कॉलम्स में अरेंज होती है, राइट। तो ये आपके पास कॉलम मैट्रिसेस बनती हैं, राइट। तो इस तरह हम किसी लीनियर सिस्टम को मैट्रिसेस में चेंज कर सकते हैं, 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स मैट्रिसेस में बना सकते हैं। अब अगर जब हम सिस्टम को सॉल्व करें और हमें लगे कि हम तीनों मैट्रिसेस से डील नहीं करना चाहते हैं, और नॉर्मली हम बाय डिफ़ॉल्ट ये सपोज़ कर रहे होते हैं कि हम वेरिएबल हमारे जहन में होता है और हम ये कैलकुलेट, हम जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे जहन में होता है कि हम 3 वेरिएबल्स को कंप्यूट कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हमें इस मैट्रिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, राइट। कि हम अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम को हम बाय डिफ़ॉल्ट ही अज्यूम कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर 3 इक्वेशंस हैं और इसकी वो अरेंजमेंट कुछ ऐसे हैं तो हमारे जहन में 3 वेरिएबल्स आ रहे होते हैं, आइदर वो x1, x2, x3 हो, x, y, z हो, a, b, c हो, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें पता लग रहा होता है। जबकि ए मैट्रिक्स और ये जो कोफिशिएंट की मैट्रिक्स है, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होती हैं इसके सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसके अंदर हम सोल्यूशन की बात कर रहे होंगे। तो हम अपनी आसानी के लिए एक ऐसी मैट्रिक्स बनाते हैं, इसे लिखते हैं a एंड b। इसमें हम इन दोनों के दोनों मैट्रिसेस को कंबाइन कर लेते हैं। किन दोनों को? कोफिशिएंट मैट्रिक्स को 2, 4, -3, 3, 6 एंड -5, और ये जो लास्ट कॉलम है ये लिखा जाएगा 9, 1 एंड 0। तो याद रखें कि जो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स को कंबाइन कर लें, ऐसी मैट्रिक्स को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहा जाता है। अब कुछ बुक्स ऐसी हैं जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को में इस तरह के डॉटेड लाइंस को शो करती हैं, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि जो आपका लास्ट कॉलम है, ये लास्ट कॉलम आपका कोई कांस्टेंट नंबर है, राइट। तो इस मैट्रिक्स को, और इन केस अगर ये कॉलम ना भी हो और आपसे कहा जाए कि ये मैट्रिक्स ऑगमेंटेड है, जैसे कि प्रॉब्लम में मेंशन होगा, ये कंपलसरी है,
ऑगमेंटेड है तो आपने इस चीज़ को फ़ौरन समझ जाना है कि इसका जो आखिरी कॉलम है वो बेसिकली कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर मैट्रिक्स आप कोई ऐसी मैट्रिक्स गिवन है और इसके आगे ऑगमेंटेड नहीं दिया हुआ और ना ही इस तरह की कोई डॉटेड लाइन से उसको सेपरेट या पार्टीशंस बनाए गए हैं तो आप उसको नॉर्मल मैट्रिक्स ही सपोज करेंगे, ठीक है। तो याद रखना है ये है आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को शो करने के लिए सिंबल A एंड देन B। तो ये बन गया है आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो इसे हम कहते हैं तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एज सच कुछ भी नहीं है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जब आप मैट्रिसेस में कन्वर्ट करते हैं तो आपने मैट्रिसेस कोफिशिएंट और वेरिएबल जो कांस्टेंट की मैट्रिक्स हैं अगर उनको कंबाइन कर अगर आप लिख दें तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो मैंने समझाया है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें हम इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन और कुछ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस की हम बातें करेंगे और आपको डिटेल से बताएंगे कि एकलॉन और रिड्यूस एकलॉन फॉर्म्स क्या होती हैं और इसको क्यों बनाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये मैट्रिसेस का जो सेकंड लेक्चर है ये समझ आ गया होगा। इसमें मैंने काफ़ी एग्जांपल्स दी हैं। बहुत अच्छी बात ये है कि आप जो है वो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे जैसे ये सब्जेक्ट ग्रो करता जाएगा वैसे वैसे इन तमाम चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। स्पेशली 2 चीज़ें ज़रूर याद रखिएगा जो सबसे लास्ट में डिस्कस की ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और जो हमने ऊपर डिस्कस की ट्रायंगुलर अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।